सुरेंद्र प्रकाश की कहानी बजूका। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफेद हो गए थे। कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त में से उभर आई थीं। इस स्नाह में उसके यहाँ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सब की परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पिंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगीरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को साबित करने में पूरी तुंदही से जुट गए। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। न अहलमत की धौंस, न बनिए का खटका, न अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और न जमींदार का हिस्सा। उसकी नजरों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। चलो बापू। उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। 20 बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थीं। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसी कि गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुंकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे। इन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झौना पककर अंगड़ाइयां ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े सूखी घास पर रेंग रहे हों।
وہ سب اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا، جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی، بس تھوڑی بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دھنس جاتا تھا، اور مٹی یوں بھربھری ہو گئی تھی جیسے اس کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھی اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی۔ وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ ہوری کو یاد آیا پچھلے 50 برسوں میں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہوری چاہتا تھا جب تک بچے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے، اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا۔ پگڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں۔ سورج آسمان کی مشرقی کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے۔ کئی ارد گرد کے کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے اور پھر کسی انجانے جوش اور ولولے کے ساتھ ٹہنیوں کو دراتی سے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیتے۔ انہوں نے باری باری نالا پار کیا۔ نالے میں پانی نام بہنے کو بھی نہ تھا۔ اندر کی ریت ملی مٹی بالکل خشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے اور سامنے لہلہاتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا۔ سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ فصل کٹے گی تو ان کا آنگن پھوس سے بھر جائے گا اور کوٹری اناج سے۔ پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا۔ کیا ڈکاریں آئیں گی پیٹ بھر جانے کے بعد، ان سب نے ایک ہی بار سوچا۔ اچانک ہوری کے قدم رک گئے۔ وہ سب بھی رک گئے۔ ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کبھی ہوری کو اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کی سی پھرتی پیدا ہوئی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی، ابے کون ہے؟ اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں پکی ہوئی فصل میں کچھ بے چینی کے آثار تھے۔ اب وہ سب ہوری کے پیچھے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ ہوری پھر چلایا، ابے کون ہے رے؟ بولتا کیوں نہیں؟ کون فصل کاٹ رہا ہے میری؟ مگر کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ قریب آ چکے تھے اور کھیت کے دوسرے کونے پر دراتی چلنے کی سراپ سراپ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ سب قدرے سہم گئے۔ پھر ہوری نے ہمت سے للکارا، کون ہے حرام کا جنا؟ بولتا کیوں نہیں؟ اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دراتی سونت لی۔ اچانک کھیت کے پرلے حصے میں سے ایک ڈھانچہ سا ابھرا اور جیسے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، میں ہوں ہوری کاکا، بجوکا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سب کی مارے خوف کے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پپڑی سی جم گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب سکتے میں آ گئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ کچھ دیر کتنی تھی، ایک پل، ایک صدی یا پھر ایک یگ، اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا، جب تک کہ انہوں نے ہوری کی غصے سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی۔ انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا۔ تم بجوکا، تم؟ ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، بانس کی پھانکوں سے، اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا، اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے؟ ہوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بجوکا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، جیسے اس پر ہوری کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہوں نے دیکھا فصل 1/4 کے قریب کٹ چکی ہے اور بجوکا اس کے قریب دراتی ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس دراتی کہاں سے آ گئی۔ وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے جان بجوکا دونوں ہاتھوں سے خالی کھڑا تھا، مگر آج وہ آدمی لگ رہا تھا، گوشت پوست کا ان جیسا آدمی۔ یہ منظر دیکھ کر ہوری تو جیسے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر بجوکا تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ البتہ ہوری اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گرا۔ سب لوگ چیختے ہوئے ہوری کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اسے سہارا دیا اور اس نے خوف زدہ ہو کر بجوکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوکا، مجھ سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔ بجوکا حسب معمول مسکرا رہا تھا، پھر بولا، تم خامخواہ خفا ہو رہے ہو ہوری کاکا، میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاٹی ہے 1/4، لیکن تم کو کیا حق ہے میرے بچوں کا حصہ لینے کا؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے، لیکن میں نے تو تمہیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا، اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں۔
ये तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आ गई? बजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दराती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांके चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन उन सब चीजों में जिंदगी कुलबुला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई, वो दराती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात? बजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब साजिश है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता। ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा। तुम दराती फेंक दो। मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा, और बजूका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बजूका का इंतजार था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बजूका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नजरें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बजूका ने सारे गांव के लोगों का जमीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बजूका को देना मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका न बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना, बजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। होरी ने कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे, और फिर उसकी बहुएं, और उनके पीछे गांव के सारे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया।